सभी हमारे साथ पढ़ने वाले साथियों को करंट अफेयर्स पढ़ने की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जितने लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ईश्वर उनकी याददाश्त इतनी तेज कर दे, एक बार वो वीडियो में पढ़ लें और पेपर में आ जाए तो क्वेश्चन का धुआं धुआं करके उड़ा दें। नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सूचनाएं बीच बीच में देते रहेंगे। शुरुआत में सीधे चालू करते हैं करंट अफेयर्स। मोटिवेशन लाइन जो है 5-7 क्वेश्चन के बाद आएगी, जो आप में एक ऊर्जा भर देगी, और वो ऐसी ऊर्जा होगी जो सिर्फ और सिर्फ आप में ही भरी जाएगी, क्योंकि आप ही वहाँ तक पूरा देखेंगे। बाकी जिनको जल्दी है, जिनको कोई अन्य काम है, जिनको पढ़ाई से भी जरूरी कोई काम लगता है स्टूडेंट लाइफ में, ईश्वर उनकी रक्षा करे। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, हम उनके लिए भी ये दुआ मांगते हैं कि वो जो ऑप्शन लगाए वही सही हो। आइए बात करते हैं नवीनतम परमाणु स्टील बॉम्बर की। इसकी खास विशेषता ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। जो ये है, इसकी खास विशेषता क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसका पता नहीं लगाया जा सकता, यही इसकी खास विशेषता है। और ये बहुत कम देशों के पास है भी उपलब्ध। अभी इसको किस देश ने लॉन्च किया है? इसको भैया लॉन्च किया है अमेरिका ने। अभी जिस देश ने लॉन्च किया है उसका नाम है अमेरिका। बहुत ही शक्तिशाली, और इसमें बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं, बहुत सारी इसमें क्वालिटीज हैं। इसको अमेरिका ने लॉन्च किया है, और इसके साथ साथ पारंपरिक हथियार भी ले जाया जा सकता है। ये जो परमाणु स्टील्थ बॉम्बर है B-21, इसका क्या करना है देखो, लिख देते हैं B-21 परमाणु के साथ पारंपरिक हथियार भी साथ में ले जा सकता है। ये पूरी बात हो गई। बम वर्षक विमान है। कौन सा विमान है भैया? बम वर्षक। बम वर्षक का मतलब क्या है? गया और बम की वर्षा करने लगा। खास बात यह है कि ये भी अमेरिका ने तो लॉन्च ही किया है। अमेरिका के बाद रूस और चीन, सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं। आप पता लगाइए और बताइए क्या कोई और देश है जिसके पास नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर हो। ये बात इस क्वेश्चन की क्लियर है। इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिए। होता क्या है देखिए, आप लोग लिख के दिखाते हैं तो थोड़ा खुशी मिलती है, और बस आपकी वही लिखने वाली जो आदत है, बस आप समझ लीजिए कि इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बस, और कोई भी ऐसा रीजन नहीं है वीडियो बनाने का। लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? लोंगेवाला युद्ध को कौन भारतीय नहीं जानता है बताइए। और जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीडी का पेपर है, और जीडी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये किसी न किसी शिफ्ट में 100% पूछा जाना चाहिए। लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा है भैया राज्य? राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 51वीं वर्षगांठ है, घटा दीजिए, बताइए मुझे कितना साल हो गया है इसको? 50 साल हो गए हैं। किस सन में हुआ था? यह हुआ था 1971 में। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान और किसके बीच हुआ था? इंडिया के। 71 का युद्ध, और यह बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध भी था। आप इस युद्ध के बारे में और क्या क्या जानते हैं बताइए इसको कमेंट बॉक्स में।
मैं इस पर ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हो और पेपर में ना पूछा गया हो। तो थोड़ा सा किस्मत भी सब साथ देती है तो सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, और आप हमारे साथ हैं तो हमारी किस्मत तो खराब हो ही नहीं सकती। इसलिए जो भी बताएंगे वो पेपर में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लड़ाई कब भड़की? लड़ाई भैया कब भड़की? तो लड़ाई भड़की 3 दिसंबर को, और फिर ये युद्ध चला 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक ये युद्ध चला। इतनी जानकारी नोट कर लीजिए लोगे वाले युद्ध के बारे में। और बहुत ही अच्छी 2 लाइनें हैं, बताते हैं आपको। हट इसलिए जाते हैं कि आप लोग बेफिक्र से बढ़िया वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट वगैरह भी कुछ स्टूडेंट ले लेते हैं, बाद में लिखते हैं, उनके लिए भी ये बड़ी सुविधाजनक बात है। लक्ष्य को हासिल करना हो तो खून में उबाल चाहिए, सफर की हर कठिनाई को दूर करने का बस एक जुनून चाहिए। लक्ष्य को हासिल करना हो तो खून में उबाल चाहिए, सफर की हर कठिनाई को दूर करने का एक जुनून चाहिए। जीत मिल जाएगी आपको एक दिन, जीत मिल जाएगी आपको एक दिन, बस आपके हौसलों में जीत का जुनून चाहिए, बस आपके हौसलों में जीत का जुनून चाहिए। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? पूरी बात हम आपको बताते हैं। इससे पहले हमें 2 क्वेश्चन मिटाकर जगह बनानी पड़ेगी, और आप लोग थोड़ा अपना हाल चाल भी बताते रहा करिए कि कोचिंग के विद्यार्थी हैं, अदर भी लोग पढ़ते हैं, वो लोग भी कमेंट किया करें, उनको भी बहुत नॉलेज मिलेगा। और अगर कोई टेस्ट देना चाहे, अगर वो वीडियोस देख रहा है, करंट अफेयर्स नोट कर रहा है, तो वो टेस्ट दे सकता है। हमारे यहाँ शनिवार और रविवार को 2 दिन टेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब वैकेंसी भी बहुत आ रही है, CHSL में आ गया है, वो भी प्री और मेंस हो गई है, तो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। जब योग्य लोग हैं इस धरती पर तो फिर अयोग्य लोग क्यों शासन करें। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो लिखिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी धर्मार्थ सेवाओं हेतु, स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी धर्मार्थ सेवाओं हेतु लंदन के बकिंघम पैलेस में ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया भैया? मोहन का क्या नाम है? मोहन मान सिगनी, मोहन मान सिगनी इनका नाम है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मोहन से याद रखेंगे। मोस्ट देखिए लिखा है, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट, अब मोस्ट से मोहन पकड़ लेंगे। सारे विद्यार्थी बहुत होशियार हैं, जुगाड़ बनाने में सबसे आगे हैं। जुगाड़ भैया हर जगह चल जाता है। एक बार एक अंग्रेज आया, तो उस अंग्रेज ने यहाँ पर समोसा खाया, और एक समोसा वो अपने यहाँ लेके गए, और उन्होंने अपने सीनियर से पूछा कि सर इसमें आलू कैसे अंदर पहुंचा? सीनियर ने 2 चटाक मारे। कहा बेवकूफ, एक समस्या को तो हम पहले से ही लाए थे भारत से। कहा कौन सी समस्या थी? कहा जलेबी आज तक रखे हैं, पता नहीं चला इस जलेबी में चीनी कहाँ से डाली गई, और आप जो है दूसरी समस्या लेकर आए हैं।
तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, हम लोग जुगाड़ी हैं, मोस्ट से मोहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड को किसने जारी किया? देखिए बात ये जरूरी है इसमें कि ये आखिर है क्या। जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे आपको याद नहीं होगा, इसकी जड़ तक जाइए आप। अभी हम आपको जड़ तक पहुंचाते हैं, बने रहिएगा साथ में। जिनको जल्दी थी वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसलिए आप जल्दी में मत रहिएगा, और वो चले भी गए होंगे। पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है भाई, पढ़ना बहुत कठिन काम है जिसको अच्छा नहीं लगता। भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड को किसने जारी किया? ऑक्सफैम इंडिया ने। क्यों जारी किया? देखिए डिजिटल का मतलब है हमारे पुरुष वर्ग और महिलाओं से। अभी भी इंटरनेट यूज के मामले में पुरुष सबसे आगे हैं, महिलाएं पीछे हैं। मोबाइल भी लोगों के पास नहीं है। गाँव में अगर कहीं एक मोबाइल होता है तो वो पुरुष के पास पहले होता है और महिला को मोबाइल बाद में मिलता है। इसलिए डिजिटल डिवाइड की, कंप्यूटर की भी बात इसमें की गई। इसमें डिजिटल डिवाइड का मतलब यही है मेल और फीमेल में क्या क्या असमानता आई है, इन्हीं सब की चर्चाएं इस रिपोर्ट में की गई हैं। देख लीजिए आप। ISSF प्रेसिडेंट्स कप किसने जीता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, हमारे भी पेपर में पूछा जा सकता है। भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसने जारी की है? ऑक्सफैम इंडिया ने। ऑक्सफैम इंडिया के CEO कौन है? अगर बताएंगे तो बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका जो ISSF प्रेसिडेंट्स कप है ये जीता है रुद्राज पाटिल। ये कौन है? तो भैया ये भारतीय निशानेबाज, भारतीय निशानेबाज। भारतीय वैसे भी निशानेबाज होते ही हैं। तो ये आखिर कहां पर हुआ देखते हैं। उन्होंने मिस्र के काहिरा में, कहां में? मिस्र के काहिरा में, मिस्र के काहिरा में, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट कप जीता। कहाँ जीता भैया? मिस्र के काहिरा में ISSF प्रेसिडेंट्स कप जीता। क्लियर हुआ? स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभी इसको भी देखते हैं क्वेश्चन को। किसको नियुक्त किया गया है भैया? संजय कुमार को। किसको नियुक्त किया गया है भैया? तो संजय कुमार को। कुलदीप जी ने कहा था सर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया करिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा करे। तो कुलदीप जी आप देखते तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता देंगे आपको। देखिए जैसे राष्ट्रीय पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियोस में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नजर में। दूसरी बात, AAI के अध्यक्ष। अब इनके सबके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी है तो आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। प्रशांत कुमार, ये दो क्वेश्चन थे। 7 नंबर पे चलते हैं। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? जानते हैं इसको कहाँ खोला गया? तो ये भैया खोला गया कहाँ? ये खोला गया हैदराबाद में। कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। याद कैसे रखेंगे इसको? कुछ नहीं याद रखना। कहीं रियल टाइम गोल्ड निकालना है, कहीं अभी नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे।
तो कहाँ भैया? हैदराबाद। कौन सा क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन। हैदराबाद में इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके एक एटीएम में लागत कितनी आएगी? इसकी कास्ट आएगी 2 से 3 करोड़ रुपए। अरे आप कहेंगे सर इतनी ज्यादा? भैया टाइम गोल्ड एटीएम, मतलब कि एटीएम का फुल फॉर्म आप लोगों के होमवर्क में है। जैसे आप ऑनलाइन वीडियो, जैसे आप नोट करके दिखाते हैं ऑनलाइन वीडियो को, इसी तरीके से आप हमको बताएंगे कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अब इसकी बात क्या है, इसमें खास बात क्या है? इसकी एटीएम की खास बात ये है कि इसमें 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सिक्के निकाले जा सकेंगे। 8 प्रकार के सिक्के निकाले जा सकते हैं। 8 प्रकार के। क्वेश्चन पूछेगा कौन से प्रकार का सिक्का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम से नहीं निकलेगा। 8 प्रकार मैं बता देता हूँ। 0.5 ग्राम, फिर 1 ग्राम, फिर 2 ग्राम, फिर 5 ग्राम। 1 2 3 4 पे पहुंच गए। 0.5, 1, 2, फिर 5। उसके बाद 10, 20, 50 और 100 ग्राम। 8 प्रकार के सिक्के इस एटीएम से निकाले जाएंगे। अब धीरे धीरे हर चीज डिजिटल हो रही है। अभी देखिए मार्केट में भी अगर आप लीजिए तो जूते की दुकान है तो जूते वाला मोबाइल ऑनलाइन मंगा रहा है, अगर मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल वाला जूते ऑनलाइन मंगा रहा है। दोनों परेशान है, कह रहे हैं सर जी धंधा क्यों नहीं चल रहा? धंधा कैसे चलेगा? जब आप ना किसी का धंधा चला रहे हो तो आपका कौन चलाएगा? समझ रहे हैं? भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। कितने प्रकार के सिक्के? 8 प्रकार के सिक्के निकाले जाएंगे। लागत 2 से 3 करोड़ रुपए आएगी। अब ये दोनों क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया, अपना टाइम आएगा। यही कहते कहते बहुत लोग चले जाते हैं ऊपर, उनका टाइम सच में आ जाता है। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम चल रहा है, ये कहा करिए। अभी एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा था कि अपना टाइम सर जी आएगा। हमने कहा बेवकूफ, अभी भी टाइम चल रहा है, टाइम आएगा तब तो फिर तुम चले जाओगे ऊपर, है ना। संगम अभ्यास, संगम अभ्यास कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ, सारी जानकारी लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। भारत और अमेरिका के बीच हुआ संगम अभ्यास। संगम अभ्यास भाई राइटिंग तो बहुत अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते इसलिए नहीं, हम कहते हैं टाइम आपका ना खराब हो। किसके किसके बीच हुआ समझ आप भले न पाए, लेकिन टाइम नहीं खराब होना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच हुआ। पहली बार कब हुआ था भाई? पहली बार हुआ था 1994 में। बस ये 2 बातें आप याद रखिएगा संगम अभ्यास के बारे में। किस राज्य में दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन बनाया गया? ये तो भैया वहीं बनाया जाएगा जहां जमीन के रास्ते से हम दवाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाएगी। अब इससे ज्यादा और क्या किया जाए गरीबों और रोगियों की मदद के लिए? दवाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोरोना काल में सबको पता चला था मेडिसिन का महत्व कितना होता है। तो किस राज्य में? भैया ये राज्य है मेघालय, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाका है और बारिश भी दबा के होती है। अब पता चला पानी बरस रहा है, रास्ता खराब है, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या है। इस वजह से यहाँ पर ड्रोन से दवाई पहुंचाने का काम किया जाएगा। मेघालय हो गया, किस लिए किया जाएगा? स्टार बना के लिखो। टीकों, दवाओं और आपातकालीन किटों को पहुंचाने का काम किया जाएगा।
अब बात आती है ड्रोन की क्षमता की, तो ड्रोन पेलोड क्षमता इसकी होगी 3 से 5 किलोग्राम। अभी है बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। मेन खेल तो शुरू होगा जब ये सब मिट जाएगा, उसके बाद धड़ाधड़ है ना। देखिए 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस। देखिए आप एसएससी जीडी की मेन रूप से प्रिपरेशन इस समय चल रही होगी। जो बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं वो एक एक दिन आज का नोट कर लेंगे। कोई भी दिन उनसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ढूंढिए जवाब, फिर हम तो बताएंगे। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को किसने विकसित किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जितनी तारीफ की जाए इसकी कम है, और हमारे देश के होनहार छात्रों ने इस कन्वर्टर को विकसित किया है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आईआईटी मद्रास। अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास ने नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। और आपको बताते हैं कुछ खास बातें। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा समुद्री तरंगों से बिजली उत्पादन करना। समुद्री तरंगों से बिजली उत्पादन करना। देखिए आज 3 स्टूडेंट हैं जिनका मुझे नाम लेना है, क्योंकि उन्होंने सुबह कॉपी दिखाई थी, तो ये भी एक अच्छी बात है। कहाँ ये आखिर स्थापित किया गया, इसकी भी बात करते हैं। ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन नामक जगह पर, आइए लिख भी लेते हैं, 20 मीटर की गहराई पर तमिलनाडु में कहा तूतीकोरिन तट पर 20 मीटर की गहराई में स्थापित किया जाएगा। क्लियर बात है। अच्छा, ये सब क्यों किया जा रहा है आपको मालूम है? 2030 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा का मतलब ये होता है जो ऊर्जा नष्ट नहीं होती कभी, उसे ही हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। भारत ने अक्षय ऊर्जा के जरिए 2030 तक, भारत में अक्षय ऊर्जा के जरिए 2030 तक 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो 2030 तक 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का
लक्ष्य रखा है। यहाँ तक आपकी जानकारी हो गई है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर मैं उन भावी होनहार छात्राओं के नाम लेता हूँ। पहली ऐसी कोचिंग, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि सर ऐसी पहली कोचिंग मैंने देखी जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों मैथ्स के सवाल लगा देते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कमजोर सब्जेक्ट होता है, खासकर लड़कियों का, और हमारे यहाँ गर्ल्स ही टॉप करती हैं। गर्ल्स टॉप कर रही हैं, आप देखिए आईएएस पीसीएस में भी गर्ल्स ही टॉप करती हैं। तो मेरे भाइयों, तुम भी जागो, ऐसा ना हो तुम्हारी सीट कोई लेके चला जाए। तुम तैयारी करते रहो, रिजल्ट वाले दिन कहो, साइड में हट जाते हैं, रिजल्ट वाले दिन कहो कि सर अब की बार एसएससी जीडी पार। ऐसा नहीं, उसके बाद तो आप आते हो फिर कहते हो सर अगली बार एसएससी जीडी पार। नहीं, इसी बार सब होगा। जो भी जिस चीज की तैयारी कर रहा हो, ये क्लास सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, बात करने का मेरा पास एक ही उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बता देते हैं। सुरक्षा किधर से होगी, कैसे होगी? किसी भी राजा की, किसी भी सेना की, किसी भी देश की सुरक्षा तभी हो सकती है जब आप चारों ओर मार्च करेंगे, तब होगी। ठीक है, जब चारों ओर मार्च करेंगे तब आपको सुरक्षा करने को मिलेगी। किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की है? अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो बताऊंगा वो भी मैं बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये है भैया संगठन का नाम। इसने क्या किया है? इसने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की। क्या किया है? देखिए, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल जरूर होगी। इसका भैया मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? अब आप जानते हैं कि हम इसका कुछ न छोड़ेंगे। मुख्यालय कहाँ है भैया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में कई सारे मुख्यालय हैं, बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में। इसकी भैया स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसीलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए आप? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना? ये नोट 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सोचते रहिए, बाद में हम बताएंगे। ये इतनी जानकारी हो गई 11 क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको साथ ले लीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ, किसने किया है? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 5 दिसंबर 2022 को किया गया है। 5 दिसंबर 2022 को किया गया है। विद्यार्थियों, तुम टेंशन मत लो, 3 छात्राओं के मैंने बताया है, नाम अभी अनाउंसमेंट किए जाएंगे तो किए जाएंगे,
बस ये 14 क्वेश्चन निपटा लें। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 5 दिसंबर 2022 को हुआ है। किसने किया है भैया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है भैया? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व बैंक ने 2022-2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है? 6.9%। 6.9%। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अच्छा, इसका जवाब मैं दे देता हूं। भारतीय सिविल सेवा दिवस भैया 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को नोट करते रहिए। अभी ये हो गया होगा, उस क्वेश्चन पर आप होंगे, मैं इसको बता देता हूं। सारे प्रश्न मिलेंगे आपको सैटरडे टेस्ट में। जो जितना पढ़ेगा, जितना घिसेगा, उतना ही उसकी मेहनत रंग लाएगी और वो उतना ही चमकेगा। आज अगर तुमने सर झुका कर पढ़ लिया मित्र, तो समाज में एक दिन आप ही का सर ऊंचा होगा। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो। नागपुर मेट्रो ने। क्यों भैया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज हो गया? क्योंकि इन्होंने डबल डेकर मेट्रो बना दी। डबल डेकर, वो भी कहां से कितनी दूर में? देखिए 3.14 मीटर लंबा। 3.14 मीटर लंबा डबल डेकर। 3.14 जीरो लगाइए, लगा लीजिए। देखिए ये भी किसी का मान होता है। मैथ के स्टूडेंट हो तो बताओ 3.14 किसका मान होता है हिम्मत? तो आओ मैदान में, आओ कोचिंग में पढ़ो। अगर बहुत तैयारी कर लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आइए मैदान में। घर में बैठकर कुछ नहीं हासिल होता है, बाहर निकलना पड़ता है तभी कुछ हासिल होता है। ऐसे नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब जिसका जो हक है उसे वही मिलेगा। तो ये भैया हमने बता दिया। अब यहाँ का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया। अब हम आपको ले चलेंगे आज के जो सीजीएल में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर। अब दिखाएंगे आपको कितने आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात हम आपको अभी अभी बताएंगे। उससे पहले हम पूछेंगे आपसे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब होता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 8 मई को। ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। अब हम कुछ और भी जानते हैं, जैसे सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका मनाया जाता है 27 जुलाई। 27 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस तो सबको पता है। होमगार्ड दिवस बताओ कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस तो मालूम है मुझे, आपको पता है 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। अब अगर मैं इसके अध्यक्ष पूछूंगा तो नहीं मजा आएगा। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। दूसरे सीडीएस कौन है भैया? जनरल अनिल सिंह चौहान। यूपीएससी का अच्छा बताओ सदस्य किसे नियुक्त किया गया?
किसे नियुक्त किया गया? पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स तो इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। अब हम एसएससी सीजीएल के भी जानते हैं कुछ, और इससे पहले जो 3 विद्यार्थी हैं उनका नाम लेता हूं जिन्होंने आज मुझे काफी करंट अफेयर्स की कल तक लिखी हुई दिखाई है। पहला नाम है वनिशा जी का, इन्होंने भी आज कॉपी दिखाई थी। दूसरा नाम है पूजा मौर्य जी, इन्होंने भी कॉपी दिखाई थी। और तीसरे स्टूडेंट का तो मैं नाम भूल गया। हाँ भाई, निदा खान जी, इन्होंने भी अपनी कॉपी दिखाई है। बहुत कंपटीशन चल रहा है गर्ल्स में। अभी अगला टॉपर देखते हैं कौन होगा, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। पहली तो लड़ाई ये होगी, दूसरी लड़ाई कोई दूसरी है। टेस्ट में यदि बताओगे तो अपने ही नंबर डुबोगे। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें पेपर में क्या करना है, कैसे करना है, और किसी को भी बताना नहीं है, किसी को भी नोट्स अपने नहीं देना है। कोचिंग के नोट्स तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि नोट्स से प्रभावित हो जाता है, और जो कोचिंग में आएगा वही टेस्ट दे पाएगा। अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही है, आप देखिए, चाहे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, देखिए अब तो 2-3 बातें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई अपना ही आया होगा साथ में, बाकी तो जिनको जल्दी थी वो चले गए। देखिए, अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो हमारे किसी भाई के यहाँ पढ़ रहे होंगे, आप अपना आकलन कर सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। हमारे यहाँ आपको एक दिन पहले संपर्क करना होगा और आपको अपना नाम लिखवाना होगा, ताकि हम अगले दिन आपका रोल नंबर उसमें अलॉट कर सकें। बहुत ही जल्दी अगर इस सबने चाहा तो हमारी कोचिंग का नया ऐप भी आ जाएगा। अभी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, प्रक्रिया चल रही है, पूरी हो जाती है तो आपके सामने आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है? बहुत लो लेवल सवाल था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ाता हूँ, 11th और 12th दोनों की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। काफ़ी बच्चे हैं, पढ़ते हैं, और 100 में तो कम टाइम मिलता है, तो ये लोग अब जा भी नहीं रहे, कहते सब यहीं पढ़ेंगे। और क्यों जाएं? क्योंकि शुरू से पढ़ रहे हैं, दूसरे टीचर से पता नहीं कौन कहाँ से पढ़ाएगा। तो ये होता है भैया त्वरण का मात्रक, ये भैया होता है त्वरण का मात्रक। वाणिज्यिक उद्योग से, वाणिज्यिक उद्योग का उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयला पूछा था। वाणिज्यिक उपयोग लिए भैया कोयला जो होता है वो होता है बिटुमिनस। कोयले के बारे में भी आपसे फिर कभी बताएंगे। मतदान करने की उम्र पूछी थी, मतदान करने की उम्र किस संविधान संशोधन में, किस संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। बताइए, ये भैया था 61वां संविधान संशोधन। ये था 61वां संविधान संशोधन 1989। अभी 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर देखा जाए 103वां संविधान किससे संबंधित है? ये आप बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे। और एक क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी का कि लोकसभा में
कहते क्या है, देखिए लोकसभा की बैठक में आवश्यक कोरम कहते हैं, लोकसभा में आवश्यक कोरम कितना होना चाहिए, तो भैया कुल जो है सदस्यों का, पेपर ऑफलाइन टेस्ट में भी हमने दिया था, कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थिति अनिवार्य। कुल सदस्यों की उपस्थिति 1/10 अनिवार्य है। अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से बाद में लिखते रहिएगा। अगर कोई 60 दिनों तक उपस्थित रहता है, कितने दिनों तक भैया? अगर कोई 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा भैया? देखो, उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। देखिए अब बढ़िया गाना बजाना चल चुका है और अब हमारी जो क्लास पूरी होने वाली है। खूब बजाओ, कोई मतलब नहीं है, बस 2 मिनट और रुक जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्लास तो हमारी रोज ही होती है। दिल्ली के उपराज्यपाल पूछा था, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो ये है भैया कौन? विनय कुमार सक्सेना। पढ़ाने का तो और भी मन था, लेकिन क्लास में बड़ी बाधा हो रही है और आप भी क्लास देखते देखते बढ़िया आनंद लीजिए। मनोहर संगीत भी पीछे बज रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक, और आप उसके साथ ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छी तैयारी करिए। संस्था में आने वाले विद्यार्थियों के का बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ा जल्दी करें। दिन परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और आप लोग अब आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि आप पहले क्यों नहीं आए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप अपने माता पिता का सपना पूरा करें। हमारा तो सपना ही है 100% सिलेक्शन का, उसे भी आप जरूर पूरा करें। आपकी मंजिल आपको बहुत जल्दी मिले, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। यहीं तक था सफर अपना।